बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ हम लेवल्स पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने सेल लेवल, ऑर्गेनेली लेवल और उससे पीछे अगर बात करें तो मोलेकुलर लेवल एंड एटॉमिक एंड सब एटॉमिक जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने स्टडी किया था। यानी कि हमने देखा था कि किसी भी तरह का जो जानदार है उसकी बेस क्या है, वो किस तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, कौन से ऐसे एटम्स हैं जो किसी भी लाइफ में पाए जाते हैं और वो एटम्स में सबसे ज़्यादा एलिमेंट या सबसे ज़्यादा एटम्स कौन से हैं, और इसी तरह से ग्रेजुअली थोड़ी सी कम मिकदार में, थोड़ी सी कम परसेंटेज में कौन से होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टिश्यू लेवल। जी बिल्कुल, जो टिश्यू होता है ये एक ही तरह के जो सेल्स हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है। एक ही तरह का काम होता है सेल्स का, और वो ग्रुप्स की सूरत में सेम फंक्शन परफॉर्म करें तो वो कहलाते हैं टिश्यू। जैसे कि बायोलॉजी के स्टूडेंट सेम एक ही ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं और उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी सेम होती है, यानी कि वो सारे क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सारे ही स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो एक प्री मेडिकल के स्टूडेंट है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर अगर एक ही जैसे सेल्स हों या उनका काम सेम हो, एक ही टारगेट के ऊपर काम कर रहे हों, तो उनको हम कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू जो है, टिश्यू लेवल जो है वो बनता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ही तरह के सेल्स का मजमुआ, और क्या सेम ओरिजिन, उनका ओरिजिन भी सेम हो, एक ही मतलब जगह से, शाख से वो बने हों, एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, और उनका फंक्शन भी क्या हो, एक ही तरह का सेम फंक्शन हो, तो वो बनाते हैं टिश्यू। तो टिश्यूज की अगर कुछ एग्जांपल्स हम देख लें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मसल टिश्यू। तो मसल्स टिश्यू एनिमल्स की बॉडी के अंदर मौजूद होता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी बात करें तो हमारे बहुत सारे मसल्स होते हैं। मोर देन 600 मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो वो मसल्स एक ही तरह के मसल सेल्स से मिलकर बना होता है, और उन तमाम का फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। यानी कि किसी भी एनिमल को मूव करने में हेल्प करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो क्योंकि सारे के सारे मसल्स होते हैं, उनका ओरिजिन भी सेम होता है, उनका फंक्शन भी सेम होता है, तो इसलिए वो एक टिश्यू की तरह एक्ट करते हैं और उसे हम एक टिश्यू कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्लैंडुलर टिश्यू या फिर ग्लैंड टिश्यू। ग्लैंड एक्चुअली हम कहते हैं ऐसा मैस ऑफ सेल्स का एक गुच्छा जो किसी केमिकल को सक्रीट करे, किसी केमिकल सिक्रीशन को निकाले और वो टारगेट सेल तक पहुंचे और उस टारगेट सेल को स्टिमुलेट करे। तो ये भी एक ही तरह के सेल्स का मजमूआ होता है, इसलिए इसे भी हम टिश्यू कह सकते हैं। तो इनका काम हमने देख लिया, सिक्रीशन, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा जो सिक्रीट करते हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है, वो स्लाइवा एक चिपचिपा सा मादा है, ये एक सिक्रीशन है स्लाइवरी ग्लैंड की। और हमें पता है कि माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं और ये स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, जिनकी आगे फंक्शनिंग जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है जाइलम टिश्यू। अब ये देखें, जाइलम टिश्यू में जितने भी जाइलम सेल्स हैं वो सब के सब क्या काम करते हैं, उनका काम होता है वाटर की ट्रांसपोर्ट, वाटर की ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड यहाँ पर लिखा है वाटर ट्रांसपोर्ट। किस में ये पाए जाते हैं, हमें पता है प्लांट्स में मेनली ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करना है, जड़ों से पकड़ के तने ने जो पत्तों तक पानी पहुंचाना है और ट्रांसपायरेशन के जरिए से बाहर निकालना है, वो काम किसका होता है, पहले जाइलम का काम है। ये पाइप्स हैं जैसे हमारे घरों में लगे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने के लिए, ऐसे ही जाइलम
एक ही तरह के ये प्लांट में सेल्स होते हैं और वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो बाज़ दफ़ा हम जाइलम सेल्स भी कहते हैं, जाइलम सेल्स यानी कि सेल्स हैं तो वो एक ही तरह के सेल्स हैं तो उन्हें हम जाइलम टिश्यू भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये बात समझ आएगी, हमने कहा था सेम ओरिजिन, तो ये एक ही ओरिजिन यानी कि जो जहाँ से ये बनते हैं एक ही जगह से तमाम के तमाम वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, वो बनाते हैं जाइलम को और फ्लोएम को। तो इनका ओरिजिन भी सेम होता है, जहाँ से एक जाइलम सेल बनता है बाकी भी वहीं से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो जाइलम टिश्यूज के अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यू ये भी प्लांट्स में होता है और प्लांट्स में इसका काम क्या होता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम होता है इसका, फूड की ट्रांसपोर्टेशन। और वो फूड कौन सी, क्योंकि पौधों में है ये ओनली, तो पौधे फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, और वो जो फूड बनानी है उनके पत्तों से रिसीव करके उन्होंने स्टोर करते जाना है। तो ये एक स्टोरेज करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो करना है फ्लोएम टिश्यू ने। स्टोर इन्होंने नहीं करना, इन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है। जहाँ पर बन रही है कोई चीज़ वहाँ से उठा के ये स्टोरेज के मुकाम पर सिंक के तक ये पहुँचाएंगे। तो फ्लोएम टिश्यूज़ भी एक टाइप ऑफ टिश्यूज़ है। इसके बाद अगर हम देखें, जब एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। काम तमाम के तमाम टिश्यूज़ फिर अपना ही करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं, एक ख़ास सिमेट्री में जुड़ते हैं तो वो एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्गन। लाइक किसी एक ऑर्गन की अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टमक है। तो स्टमक एक ऑर्गन है और इस ऑर्गन के अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ होते हैं। वो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ कौन से हैं, वो हैं सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। स्टमक हमें पता है ये हमारा एक मेन फूड को स्टोर करने का ऑर्गन है, और सेकेंडरी इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है। प्रोटीन जो कि हम अंडे, गोश्त, चिकन वगैरह खाते हैं उनके अंदर प्रोटीन होता है, उसको डाइजेस्ट भी करता है लेकिन पार्शियली डाइजेस्ट करता है। इसके पास एक एंजाइम होता है पेप्सिन, उसकी मदद से। बहरहाल हमारा कंसर्न जो है वो एक्चुअली है कि ये स्टमक एक ऑर्गन है तो इसमें टिश्यूज़ कौन से हैं, तो वो हमने बात कर ली सिक्रीटरी एपिथेलियल और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। यानी कि इसकी इंटरनल दीवारें जो हैं इसमें कुछ जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो एपिथेलियल हैं जिन्होंने एंजाइम सिक्रीट करने हैं और केमिकल सिक्रीट करने हैं, उसका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना है। और गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसमें HCl भी आ जाता है, म्यूकस भी आ जाता है, एंजाइम पेप्सिनोजिन भी आ जाता है और वो फिर डिफरेंट तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वो एपिथेलियल जो उसकी इंटरनल लाइनिंग है मैदे की, वहाँ से सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के बाद मस्कुलर टिश्यू जो हैं इसकी दीवारों में डिफरेंट मसल्स होते हैं। इसकी अगर डिटेल में जाएं तो ये मसल्स की बहुत सारी लेयर्स और भी होती हैं, मेनली लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। कौन से, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। ये मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और उसकी मदद से जो मैदे में मौजूद खुराक होती है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो जाती है। और जब ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप होती है तो उसकी फिर डाइजेशन भी यहाँ पर जितनी होनी होती है वो हो जाती है। फिर ये बोलस की फॉर्म में हमारे मैदे से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। अब जो हम देख रहे थे कि एक ऑर्गन काम कैसे करता है, इसमें हमने देखा कि उसकी इंटरनल लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से बन रही है, मसल्स हैं, ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। देखें, मसल्स का अपना काम है और एपिथेलियल टिश्यूज का अपना काम है। अपना काम करते हुए मेनली ये एक ऑर्गन बना रहे हैं और एक ख़ास स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उस पूरे ऑर्गन का फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो वो किसी ऑर्गन सिस्टम के लिए परफॉर्म करता है, किसी बॉडी के लिए परफॉर्म करता है।
ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें कि ये ऑर्गन जब मिलते हैं तो इनसे क्या बनता है, तो डेफिनेटली ऑर्गन फॉर्मेशन जो एनिमल्स के अंदर है और प्लांट्स के अंदर वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम भी उनके अंदर डिफरेंट होता है। जितने भी सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं और इसी तरह से वो टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना देते हैं, और ऑर्गन जो हैं वो आपस में अरेंज होते हैं, एक ख़ास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और बॉडी का कोई कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गन सिस्टम जितने भी बॉडी के अंदर होते हैं, इन तमाम सिस्टम्स के कहता है कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कोई ना कोई बॉडी की खास जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है दीज सिस्टम्स, ये कंप्लीट करते हैं वन प्रोसेस, यानी कि कोई ना कोई एक बॉडी का मेन जो मेजर फंक्शन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। कौन? ये जो ऑर्गन सिस्टम है। लाइक इसमें हमने एक एग्जांपल ली है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर काम क्या है। ये बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत। तो जब भी हम किसी सिस्टम का नाम सुनते हैं, लेते हैं कि वो कॉलेज सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, कोई मिल सिस्टम है, तो सिस्टम का नाम जब हमारे जहन में आता है तो इसका मतलब होता है कि उसके पीछे बहुत सारे अदारे या बहुत सारे लोग या बहुत सारे यूनिट काम कर रहे हैं। एक सिंप्लीफाई अगर इसको हम करें एक एग्जांपल से, तो जैसे एक फैक्ट्री होती है, एक मिल होती है, जहाँ पर सिंपल आप लगा लें शर्ट तैयार हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर शर्ट तैयार होती है वहाँ पर आपने देखा होगा या आपके कोई अजीज काम करते होंगे कि बहुत ज़्यादा यूनिट लगे होते हैं मिल्स में। हर यूनिट का अपना काम होता है, हर यूनिट में अलग काम हो रहा होता है। अगर कपड़े जो गारमेंट्स की तैयारी होती है, शर्ट की तैयारी होती है, एक यूनिट जो है वो सिर्फ कपड़ा कटाई कर रहा होता है, कटाई का यूनिट होता है। वो कटा हुआ कपड़ा दूसरे यूनिट में जाता है और दूसरे यूनिट में फिर वो मशीनें पड़ी होती हैं जिसे हम होजरी भी कहते हैं, वो मेल्स फीमेल्स काम करते हैं, उसमें सिलाइयाँ लगाते हैं उसे। तो वो जब सिलाइयाँ लगाते हैं उस कपड़े को, तो वो सिली हुई शर्ट्स जितनी भी हैं उस यूनिट से चली जाती हैं नेक्स्ट यूनिट में, और वहाँ पर उसकी फिर फर्दर होती है पैकिंग। अब देखें ये सिमेट्रिकली काम हो रहा है, हर यूनिट अपना काम करके अगले यूनिट को दिए जा रहा है, तो वो काम एक ही चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हर एक का काम क्या है? डिफरेंट है। और इन दी एंड वो सारी प्रोडक्ट जो है वो एक शर्ट की तैयारी की सूरत में पूरी मिल से बाहर जाती है। तो वो काम जो पहचान किसकी होती है पूरी मिल की, कि इस मिल में शर्ट्स तैयार होती हैं, लेकिन उस मिल में शर्ट तैयार करने के लिए अलहदा अलहदा से यूनिट काम कर रहे हैं। हर यूनिट ने अपना काम करना है, लेकिन वो काम अपना एक ही मुद्दे पर कर रहे होते हैं, एक ही चीज़ के ऊपर डिफरेंट काम करते हैं और सिमेट्री के साथ। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें ऑर्गन्स होते हैं, जैसे यूनिट अरेंज होते हैं तरतीब में, ऐसे ही हर ऑर्गन की एक ख़ास लोकेशन होती है बॉडी में, वहाँ पर वो पड़ा होता है और उसका एक अपना काम होता है। वो काम करके वो नेक्स्ट यूनिट को दे देता है और नेक्स्ट यूनिट जो है वो फिर अपना काम परफॉर्म करके उससे नेक्स्ट यूनिट को दे देता है। जैसे माउथ के अंदर, अब हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं। अगर हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट टू एंड स्टार्ट करें तो पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है माउथ। माउथ का अपना काम है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है एसोफेगस है, इसका अपना काम है। इसी तरह से नीचे आ जाएं, एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में हम जा रहे हैं। स्टमक है, स्टमक का अपना काम है, एक ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक अलहदा से ऑर्गन है, उसका अपना काम है। और लार्ज इंटेस्टाइन का अपना काम है। लेकिन ये सारे के सारे ऑर्गन्स एक ख़ास तरह से जुड़े हैं और जुड़ के काम किसके ऊपर कर रहे हैं? एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही मुद्दे के ऊपर। ठीक है, और वो मुद्दा क्या है कि बॉडी को किसी ना किसी तरह से खुराक की फराहमी की जाए, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स फराहम किए जाए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और वो सारी चीज़ें जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो इसी सिस्टम ने देनी है। लेकिन आप देखें माउथ का जो काम है वो एसोफेगस का नहीं है,
और जो एसोफेगस का काम है वो मैदे का नहीं है, हर एक का काम अलहदा से है। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी का कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर रहते हुए हर ऑर्गन काम करता है, और वो एक स्पेसिफिक काम किसी बड़े मकसद के लिए, किसी बॉडी के काम के लिए वो सर अंजाम दे रहा होता है। इसी तरह हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, उसमें हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है, और इसी तरह से ये ब्लड है, हर एक का अपना काम है, लेकिन सारे ही एक मुद्दे पे काम करें। नर्वस सिस्टम है, इसमें डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं, ब्रेन के, स्पाइनल कार्ड के, लेकिन सबका मेन काम क्या है? बॉडी की फंक्शनिंग को मेनली कंट्रोल करना। नर्वस सिस्टम, हर एक सिस्टम जब आप वर्ड सुनते हैं तो उसके अंदर आपने याद रखना है बायोलॉजिकली डिफरेंट ऑर्गन्स अरेंज हैं, हर ऑर्गन अपना काम कर रहा है, लेकिन वो सारे किसके लिए काम कर रहे हैं? एक बॉडी के लिए, एक मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखें, हमने अभी बात की है कि ऑर्गन सिस्टम जो एनिमल्स में होता है और जो प्लांट्स में होता है उसमें कोई डिफरेंस होता है? सोचने वाली बात है। एनिमल्स और प्लांट्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ऑपोजिट चीज़ें हैं। एक ऑटोट्रॉप्स है और एक हेटरोट्रॉप्स है, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं, उनमें कोई ऑर्गन सिस्टम के लिहाज से बात करें तो इतना कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होता है, और वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है, इसलिए इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम या किसी भी सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे हम प्लांट्स में बात करें तो कहता है ये एज कम्पेयर टू एनिमल सिंपल है। क्यों सिंपल है? कि सिंपली रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं, और इनके अलावा इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब सिस्टम कोई भी नहीं मौजूद तो ये फिर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो इनके जो सिंपल ऑर्गन्स हैं वो खुद ही अपना अपना काम किए जाते हैं सिस्टमैटिक वे से, और उनकी बॉडी की सारी जो फंक्शनैलिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है। अब देखें, रूट्स हैं, जड़ें हैं, तो जड़ों का क्या काम है? ज़रा सोचिए। जड़ें पौधे को ज़मीन में एक तो गाड़ के रख रही हैं, मतलब ज़मीन के अंदर उसको खड़ा किया है, तो प्लांट को क्या कर रही हैं? वो एंकर कर रही हैं, सही है। प्लांट को उसने एंकर किया है, यानी कि खड़ा करके रखा है, इस काबिल बनाया है कि वो खड़ा हो सके। एक काम एंकरिंग द प्लांट्स, और दूसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंटली है जड़ों का, जो हम सब कॉमनली अगर सोचें तो जड़ों का काम होता है कि ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करना, ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, और वो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे किसको देना? पौधे के जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनको ये ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। उसके अंदर फिर वो फर्दर प्रोसेस आ जाते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। लाइक रूट्स जब वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए वो डिफरेंट मेथड यूज़ करता है। ओस्मोसिस है, वो ओस्मोसिस के लिए भी अलहदा से उनके पास पाथवे होते हैं। वो सिंप्लास्ट पाथवे है, पोप्लास्ट पाथवे है, वेस्क्यूलर जो पाथवे है, वैक्यूलर पाथवे है। तो वो हम 14th चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो कि किस तरह से जड़ों ने पानी को अब्जॉर्ब करना है। तो बहरहाल ये सिंपली इसके काम हो गए। स्टेम का काम क्या है? स्टेम जो है ये अगर आप देखें, ये हमारे पास एक कोई भी पौधा है, तो उस पौधे की जो जड़ें हैं ये हमने कहा न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रही हैं? एब्जॉर्ब कर रही हैं। न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से एब्जॉर्ब करके उसने दे दिया ऊपर वाले पार्ट्स को। ऊपर वाला पार्ट कौन सा? यहाँ पे स्टार्ट होता है, स्टेम है जो इसका मेन तना है। तने को दे दिया इसने कि भाई ये ऊपर वाले जितने भी पार्ट्स आपसे पानी या खुराक मांगे तो उसको दे दो। अब यहाँ पे पीछे हमने देखा था कि इसमें कंसर्निंग टिश्यू होते हैं। पानी को ऊपर ले के जाने के लिए जाइलम टिश्यूज ने काम करना है, और फूड जो है वो ऊपर नीचे मूव करवाने के लिए फ्लोएम ने जो है इसका साथ देना है। तो जाइलम और फ्लोएम ने मिल के इस स्टेम को हेल्प करना है ऊपर खुराक लेके जाने के लिए या जहाँ पर भी लेके जानी है। तो स्टेम का मेन काम क्या हुआ फिर? वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टेम मेनली ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड वाटर को। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट
जो लीव्स हैं, लीव्स वो पौधे में क्या काम करते हैं? पौधे में लीव्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। विदाउट लीव्स जो है वो पौधा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वैसे तो इनके सिंपली जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लीव्स ये मेनली पौधे की पहचान बनाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी ने करनी है, खुराक जो है इसी ने बनानी है ज़्यादातर। वैसे तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जीरोफाइट्स जैसे, वो मतलब थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन मेनली पत्तों ने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, पत्तों ने खुराक बना के देनी होती है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं पौधों को ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और वो खुराक खुद बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए पत्तों के अंदर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं। वो ख़ास किस्म के जो सेल्स हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? उनको हम नाम देते हैं मीज़ोफिल। तो अगर हम रफली देखें, लीव्स के अंदर जो मीज़ोफिल की तादाद होती है वो डिफरेंट होती है, और इनमें इनकी टाइप्स भी डिफरेंट होती हैं। मेनली जो मीज़ोफिल होते हैं वो स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं, और पैलिसेड जो मीज़ोफिल वो होते हैं। तो लीव्स ने फोटोसिंथेसिस के जरिए से खुराक बनानी है। और नेक्स्ट है फ्लावर। जो फ्लावर्स हैं प्लांट के अंदर, फूल वैसे तो बड़े हमें शानदार लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, और फूलों की वजह से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो मशहूर भी हैं। हम घरों में भी लगाते हैं, बागों में भी लगाते हैं, पार्क्स में देखते हैं। तो इनकी खूबसूरती जो है दुनिया को अट्रैक्ट करती है, और बहुत सारे लोग इन फ्लावर्स के दीवाने होते हैं, इनकी खुशबू के दीवाने होते हैं। और इनका जो पौधों में काम है वो हम देखें, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस होना, पैदा होना, दोबारा से, यानी कि ये एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टर है। तो ये मेन कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए पौधों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्लावर्स की। फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है, उसी की मदद से फिर दोबारा से न्यू पौधा बनता है, और ये न्यू पौधा जो है फिर उसकी अगली नस्ल को, उसकी स्पीशी को सरवाइव करवाता है। ठीक हो गया। अभी हमने ये देखा है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरह से डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स में हमने देखा कि ये सिंपल ही होते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। जो नेक्स्ट लेवल है इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन सिस्टम के बाद, वो लेवल कौन सा है? इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल, और इंडिविजुअल लेवल को नॉर्मली हम क्या कहते हैं? होल ऑर्गेनिज्मिक लेवल। इंडिविजुअल लेवल या होल ऑर्गेनिज्मिक लेवल में क्या होता है कि एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। जब ऑर्गन सिस्टम खास तरह से अरेंज होते हैं और वो अरेंज होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसी को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारी बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अल्लाह ताला ने इस तरह से अरेंज कर दिए, तो पूरा ऑर्गेनिज्म हम बन गए। तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो इसमें ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, बाहमी कोऑर्डिनेशन होता है उनका, और वो कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वेरियस ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन टू फॉर्म है होल ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म कहता है उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर ख़ास खसूसियात होती हैं जो दूसरे से अलग है। इवन दैट अमंग द स्पीशीज़, अगर मैं इंसान हूँ तो मेरे और दूसरे इंसान के दरमियान भी कैरेक्टर्स में डिफरेंस होगा, जेनेटिक डिफरेंस होगा, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होगा, और यही जो डिफरेंस है इसी की बेस पर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है। आगे हम देखें कि ये लुक डिफरेंट, नज़र भी डिफरेंट आते हैं, और इनके अंदर जो बॉडी के सिस्टम है दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरी बॉडी में एज अ ह्यूमन अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं तो एक्सरसाइज करने के दौरान मेनली मुझे मसल्स की ज़रूरत है। अगर मैं रनिंग करूंगा तो मुझे रनिंग के लिए किसकी ज़रूरत है? मसल्स की। तो वो जो मसल्स हैं वो फिर एनर्जी मांगते हैं, ऑक्सीजन मांगते हैं, वरना फटीग हो जाएगी, वरना खल्लियाँ बढ़ जाएंगी। तो उसको एनर्जी देने के लिए, उसे ऑक्सीजन देने के लिए बॉडी का कौन सा सिस्टम इस मसल्स की मदद करता है?
कौन सा? इसके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें या बॉडी को किसने पहुंचानी है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ने। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप याद रखिएगा एक एयरपोर्ट है। बॉडी के ये वाला जो रीजन है, लंग्स हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एयरपोर्ट है। यहाँ से हवा जो है इंटर होती है और पूरी बॉडी में, जैसे एयरपोर्ट से बाहर के ममालिक से दुनिया आती है और वो मुल्क में चली जाती है, ऐसे ही ऑक्सीजन इंटर होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ये किसी टैक्सी के ऊपर ब्लड के ज़रिए से बैठ के कंसर्निंग सेल्स तक पहुँच जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन पहुँचानी है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो यहाँ तक लेके आएगा, लंग्स तक। इससे आगे लेके जाने के लिए उसे हमने अभी बात की कि किसी टैक्सी की ज़रूरत है, किसी व्हीकल की ज़रूरत है, किसी चीज़, ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो इसे पहुंचाए कहाँ तक? इसकी मंजिल तक, वो मसल्स तक, वो टारगेट सेल्स तक। तो वो टारगेट सेल्स तक पहुंचाने के लिए फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो है वो पंप होगा कंसर्निंग सेल तक, और फिर उसको फिर मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा, मज़ीद इसकी हेल्प की जाएगी विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बॉडी का जो दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है और हार्मोन्स हैं, वो इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, या फिर वो बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा है? डक्टलेस, जिसमें हार्मोन सिक्रिएट होते हैं और ब्लड के जरिए से कंसर्निंग सेल तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब ये सारे सिस्टम जब मिलकर काम करते हैं तो मेरी बॉडी का एक फंक्शन कंट्रोल होता है, एक्सरसाइज या रनिंग। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में स्ट्रगल करना। तो ये सारे ही सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब ये लेवल हो गया इंडिविजुअल लेवल या होल ऑर्गेनिज्मिक लेवल। होल ऑर्गेनिज्मिक लेवल के बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है वो है पॉपुलेशन लेवल। वो लेवल कौन सा है? पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन लेवल जो है ये किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, ये क्या चीज़ है पॉपुलेशन लेवल? एक्चुअली हम बात करते हैं जब पॉपुलेशन की, हम कहते हैं आबादी मतलब किसी एक ख़ास इंसान की या ख़ास किसी स्पीशी की, ख़ास जानदार की जो एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखे, उसे हम मतलब उसकी पॉपुलेशन कहते हैं। बायोलॉजिकली अगर हम देखें, ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है वो मिलकर क्या बनाता है? पॉपुलेशन। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोकेटेड एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस, एक ही जगह पर एक ही टाइम में एक ही तरह के जानदार अगर रह रहे हैं तो वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। तो सिंपली अगर हम बायोलॉजी की क्लास में बैठे हैं तो सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब है वो बायोलॉजी की क्या है? पॉपुलेशन है। और इसी तरह से किसी खेत में चूहे हैं तो जितने चूहे हैं, जितने रैट्स हैं, वो सारे के सारे एक पॉपुलेशन है उसकी। सही है, तो पॉपुलेशन एक जगह पर एक ही टाइम में एक ही तरह के जानदार। तो ये जो पॉपुलेशन लेवल है ये एक्चुअली हाई टाइप ऑफ लेवल है, एक एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिज्म ये थोड़ा सा हायर कंडीशंस में होता है, और इसमें एक ही तरह के स्पीशीज होते हैं, सेम टाइप ऑफ स्पीशीज, एक ही तरह के स्पीशीज इसमें मौजूद होते हैं। और जब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलके रहना स्टार्ट करते हैं तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। व्हेन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लिविंग टुगेदर दे फॉर्म पॉपुलेशन। और जब किसी एक जगह पर एक तरह के जानदार रह रहे होते हैं, उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो बड़े ही मतलब स्टडी करने के काबिल होते हैं, उनके अंदर कुछ खसूसियात होती हैं जो वो शो करते हैं। और वो खसूसियात कौन सी हैं? उनको कैरेक्टर्स या एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट कई दफ़ा इसमें से क्वेश्चन बना है इसकी डेफिनेशन में से। तो एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला एट्रीब्यूट है जीन फ्रीक्वेंसी। कौन सा? ये जीन फ्रीक्वेंसी। तो जीन फ्रीक्वेंसी जो है ये एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ जीन ऑफ अ कैरेक्टर। किसी एक ख़ास आबादी में, एक ख़ास पॉपुलेशन में किसी ख़ास ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसका नंबर क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है।
मतलब लाइक ट्रेट क्या है, एक खसूसियत, हाइट है ये एक ट्रेट है, आइज़ का कलर है एक ट्रेट है, स्किन कलर है एक ट्रेट है, जो हेयर्स का कलर है ये एक ट्रेट है। तो मैं देखूं अगर एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो इसमें मतलब ब्लू आइज़ वाले, ब्लैक आइज़ वाले कितने हैं, इनकी परसेंटेज मैं निकालूं तो वो जीन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें जीन फ्लो, जीन फ्लो, जीन फ्लो का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जीन्स का मूव करना। तो वो मूवमेंट किस तरह से होती है, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन। जैसे कोई भी जानदार है, कोई भी जानदार किसी एक ख़ास जगह पर रहता था, कोई एनिमल, फॉर एग्जांपल ये एनिमल है, इस जगह पर रह रहा है, तो उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है, लोकेशन चेंज करके वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर जब वो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग पैदा करेगा तो इसका मतलब इस वाले जीन इस इलाके में आ गए, तो ये जीन्स माइग्रेट कर रही हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन ऑफ जीन्स जो है वो जीन फ्लो कहलाता है। इसी तरह से एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब एक पॉपुलेशन हम स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली है कि एक बायोलॉजी की क्लास, तो बायोलॉजी की क्लास के अंदर आप देखें कितने स्टूडेंट हैं, 50, 60 जितने भी हैं, उन तमाम की एजेस जो हैं वो डिफरेंट होंगी। उन तमाम की एजेस पूछ लें तो ऑलमोस्ट हर एक की एक दूसरे से थोड़ी ना थोड़ी वो डिफरेंट ज़रूर होगी। तो एज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या कहलाती है, डिफरेंट एज स्ट्रक्चर इन अ पॉपुलेशन। इसके बाद लास्ट में आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट एरिया। किसी खास जगह पर, इस जगह पर हमने कहा पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कितने ऑर्गेनिज्म हैं, वो ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक और करैक्टर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन प्रेशर, कि वो पॉपुलेशन उस इन्वायरमेंट के ऊपर क्या प्रेशर क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से मतलब इस इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या वो इन्वायरमेंट का उस पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, इसको हमने स्टडी करना होता है। और ये इफ़ेक्ट नॉर्मली आप देखें कि पोल्यूशन कितनी फैल रही है, इतनी आबादी है और इतना जो मतलब अनाज है, इतना खाना है, तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो गई है तो वो खाना कम पड़ जाएगा। तो खाना कम पड़ गया, इसका मतलब पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ा। तो ये पॉपुलेशन प्रेशर है कि उनकी डिमांड्स और वसाइल जो हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो वो ड्यू टू द पॉपुलेशन। आज हमने अभी तक जो पढ़ा है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले पढ़ा टिश्यू लेवल, उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑर्गन जो है वो एनिमल्स के अंदर और ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स के अंदर, उनमें डिफरेंस क्या होता है, और फिर होल ऑर्गेनिज्मिक लेवल हमने पढ़ा कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से बनता है, एंड नेक्स्ट हमने पॉपुलेशन पढ़ा। तो अगर इसको समराइज करें तो समराइज करने से पहले हमने पढ़ा था टिश्यू लेवल, कि एक ही तरह के जब सेल्स मिलते हैं तो वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, उनका ओरिजिन भी सेम होता है और वो फंक्शन भी सेम परफॉर्म करते हैं। फिर हमने उसकी टाइप्स देखी, मसल्स टिश्यू, ग्लैंड टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। इसमें हमने देखा कि मसल्स टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, ग्लैंड टिश्यू सिक्रीशन का काम करते हैं, और जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और इसी तरह से फ्लोएम टिश्यूज हैं वो फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। फिर हमने देखा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन जो है वो किस तरह से बनता है, जब एक से ज़्यादा किस्मों के टिश्यूज आपस में मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो ख़ास स्ट्रक्चर बना के फिर एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो एक ऑर्गन है। जैसे कि स्टमक की बात की हमने, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, फूड को स्टोर करता है, लेकिन इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं। इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज हमने पढ़े, सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू जो उसकी इंटरनल लाइनिंग बना रहे हैं, जिसके ऊपर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमने ये गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखना था। और दूसरे हमने पढ़े मस्कुलर टिश्यू,
मस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या करते थे, वाल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे स्टमक की, जिसकी वजह से फूड जो है वो मिक्सअप हो जाती थी और उसके ज़रिए से डाइजेशन भी हो जाती थी और वो बोलस जो है वो आगे कायम की सूरत इख्तियार कर लेता था। ठीक है, यहाँ पे तो फिर हमने नेक्स्ट लेवल पढ़ा ऑर्गन फार्मेशन इन एनिमल्स और ऑर्गन फार्मेशन इन प्लांट। ऑर्गन जो हैं वो सेल्स के मिलने से और टिश्यू के मिलने से बनता है, फिर ये ऑर्गन जब मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और हर ऑर्गन सिस्टम जो है उसका एक प्रोसेस होता है जो कंप्लीट करता है बॉडी के लिए वो काम करता है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने पढ़ा कि इसका काम होता है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एग्जांपल ली, जैसे मिल में एक शर्ट तैयार होती है, हर यूनिट अपना काम करता है लेकिन वो मेन किसके लिए काम करते हैं, एक मिल के लिए। ऐसे ही बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे मिल के काम करते हैं, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो मिल के काम करते हैं लेकिन अपना अपना काम करते हैं, बॉडी के लिए पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। इसके बाद हमने प्लांट्स में देखा कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, सिंपली इसमें क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गन। जैसे रूट्स हैं, उनका हमने काम पढ़ा कि वो क्या करती हैं, पौधे को एंकर करती हैं और एब्जॉर्ब करवाती हैं न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करवाती हैं, स्टेम को दे देती हैं और स्टेम ने क्या करना है, फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट करनी है। इसके बाद हमने देखा कि लीव्स के क्या फंक्शन है। लीव्स के फंक्शन थे कि लीव्स ने फोटोसिंथेसिस करवानी है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस जो करवाने के लिए लीव्स के अंदर एपिडर्मस सेल्स और उनके नीचे मीजोफिल सेल्स होते हैं। और फ्लावर्स का काम क्या था, रिप्रोडक्शन, कि उसने नेक्स्ट अपना जो जानदार प्रोड्यूस करना है। फिर हमने पढ़ा इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में हमने पढ़ा कि इसे होल ऑर्गेनिज्मिक लेवल भी कहते हैं। तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम है उसके मिलने से। वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि पूरे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो जब मिलते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, तो वो एक ख़ास स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं और वो ख़ास स्ट्रक्चर ही पूरा ऑर्गेनिज्म होती है। और उनके अंदर हमने कहा था स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। हर एक जो है ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट नज़र आता है, लुक डिफरेंट। और हर ऑर्गेनिज्म में जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वो क्या करते हैं, दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। जैसे कि हमने बात की कि एक इंसान जब एक्सरसाइज करता है तो उस एक्सरसाइज के दौरान जो उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से एक्टिव होते हैं, मसल्स उसके एक्टिव होते हैं, ठीक है, मसल्स एक्टिव होते हैं। और उसके बाद उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव होता है उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, और ऑक्सीजन प्रोवाइड उसने करनी है सर्कुलेटरी सिस्टम को, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मसल तक पहुंचाता है। और इन तमाम चीज़ों में बॉडी को कंट्रोल और बैलेंस रखना है वो किसने रखना है, नर्वस सिस्टम ने और एंडोक्राइन सिस्टम ने। और लास्ट में हमने पढ़ा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे बनती है, एक ही तरह के जानदार जब एक ही जगह पर और एक ही टाइम में मौजूद हों तो वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। और फिर हमने बात की इसकी एग्जांपल की कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ बायोलॉजी क्लास और नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड, कि एक बायोलॉजी की क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं वो पॉपुलेशन है, रैट्स एक खेत में कितने हैं वो उसकी पॉपुलेशन है। और हमने कहा कि ये हायर लेवल है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा सा हायर है क्योंकि इसमें एक तरह के स्पीशीज़ के बहुत ज़्यादा जानदार होते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। और जब मिल के रहते हैं तो उनके अंदर कुछ खास कैरेक्टर्स जो हैं वो शो होते हैं। वो खास कैरेक्टर्स जो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। एट्रीब्यूट्स में हमने पढ़ा जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी क्या था कि किसी भी एक ख़ास कैरेक्टर के लिए जो जीन होता है उसका नंबर कितना है, ब्लू आइज, हाइट, ये सारे जीन्स वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें कि हाइट, लंबी हाइट वाले जीन्स एक पॉपुलेशन में कितने हैं, 50 में से लंबे कितने हैं, तो वो एक जीन उसको कंट्रोल कर रहा है। जीन फ्लो हमने देखा कि माइग्रेशन, जीन का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, तो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट से जो है वो जीन फ्लो करता है। फिर हमने देखा एज की डिस्ट्रीब्यूशन। एज की डिस्ट्रीब्यूशन, जो एज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका मतलब है कि पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट तरह की एजेस होती हैं, सारे जानदार एक ही एज के नहीं होते। लास्ट में हमने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट एरिया, एक खास एरिया में कितने जानदार हैं,
ख़ास किस्म के। और पॉपुलेशन प्रेशर हमने देखा कि किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का, या उस पॉपुलेशन की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, ये हम पॉपुलेशन प्रेशर के अंदर स्टडी करते हैं। अब इसके बाद हम अगर नेक्स्ट लेवल देखें तो पॉपुलेशन के बाद लास्ट जो लेवल रह जाता है वो है कम्युनिटी, और उसके बाद फिर बायोस्फीयर बनता है। तो उससे भी हम देखते हैं जो कम्युनिटी होती है वो एक्चुअली कम्बिनेशन होता है डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन का। कम्युनिटी इज एक्चुअली इट इज अ combination of different type of population। तो यहां पर हम देखते हैं it is the group of different types of organism। it is the group of different types of population at same time and same place। यानी कि एक से ज़्यादा तरह के जानदार एक ही जगह पर एक ही टाइम में रह रहे हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी। मतलब कि एक जगह पर हम रहते हैं, एक शहर में, एक गांव में, तो हमारे साथ मतलब हमने जानवर भी पाले होते हैं, हमने प्लांट्स भी लगाए होते हैं, और भी बहुत सारे हशरात जो हैं वो हमारे साथ रह रहे होते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी की अगर हम एग्जांपल लें तो उससे पहले हमने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस करना है। वो ये है कि कम्युनिटी के अंदर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, और कम्युनिटी इज मोर डायनामिक। more dynamic collection। मतलब इसके अंदर जितने भी जानदार हैं वो कभी डिफरेंट ट्रेड्स के जानदार ज़्यादा हो जाएंगे। लाइक अगर ब्लैक कलर के कुछ जानदार हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा अरसा आता है कि वो ब्लैक कलर वाले जानदारों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, बाज़ दफ़ा जो वाइट कलर वाले जानदारों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डायनामिक कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की, और इसमें एक से ज़्यादा किस्मों के जानदार पाए जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो कम्युनिटी की अगर हम टाइप्स देखें तो मेनली इसकी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। वन इज सिंपल कम्युनिटी and other is complex community। सिंपल कम्युनिटी यानी कि ये एक तरह की आइसोलेटेड टाइप ऑफ कम्युनिटी, जिसकी एग्जांपल हम लें पॉन्ड्स, तालाब। तो तालाब का जो ताल्लुक है उसके अंदर रहने वाले जानदारों का ताल्लुक है, बाहर किसी जानदार से नहीं होता। उसकी सारी की सारी दुनिया उसी तालाब के अंदर है। ठीक है, अगर एक समंदर की बात करें तो वो देखें एक उनका तमाम जानदारों के साथ ताल्लुक होता है और वो उसमें कॉम्प्लेक्स तरह के जानदार हैं। तो तालाब में सिंपल से लिमिटेड से ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि अलहदा हैं पूरी दुनिया से। इसी तरह से जैसे आपने देखा ना घरों में, ये पहाड़ी इलाकों में लोगों ने घर बनाए होते हैं, सिटीज़ से बड़े दूर अलहदा से एक आध घर जो है उनका होता है, तो वो आइसोलेटेड है। इसका मतलब है आइसोलेटेड जो कम्युनिटी होती है वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है इन्वायरमेंटल जो प्रेशर है। यानी कि अगर कोई तूफ़ान आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ ऐसी आफत आ जाए, तो वो जो आइसोलेटेड हैं
वो जानदार तो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, तो उनके पास रिसोर्सेज कम होंगे। लेकिन जो इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज़। तो इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज़ का मतलब है कि एक दूसरे के साथ जिनका ज़्यादा ताल्लुक होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो फेमस इसकी एग्जांपल बनती है वो है फॉरेस्ट। वो कौन सी है? फॉरेस्ट, जंगल। तो जंगल में आप देखें बहुत ज़्यादा किस्मों के जानदार हैं, तो हमें एक तरह की खुराक ना मिले तो दूसरी किस्म की खुराक वहाँ से मिल जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा किस्मों के जानदार हैं, परिंदे हैं, तो हर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहा होता है। तो इस तरह की कम्युनिटी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब ये देखें, जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है जो कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती है, डिफरेंट तरह के जानदार एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रब्ता कर रहे होते हैं, उनमें कुछ ख़ास कोई कनेक्शन होता है, कोई रिलेशन होता है। अगर मैं रह रहा हूँ तो मैंने जानवर पाले हुए हैं, तो जानवरों से मैं फ़ायदा ले रहा हूँ, जानवरों को भी तो मुझसे कोई फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह से पौधे हैं वो हमने उगाए हुए हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनका आपस में कोई ना कोई एक ख़ास रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन किस में डिवेलप होते हैं? कम्युनिटी के अंदर। तो वो कम्युनिटी में डिवेलप होने वाले और भी कुछ रिलेशंस हैं, उनको हम देखते हैं। रिलेशंस, रिलेशनशिप अमंग कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी में रहते हुए जो डिफरेंट जानदार हैं उनका आपस में किस किस किस्म का ताल्लुक होता है, दोस्ती का ताल्लुक होता है, दुश्मनी का ताल्लुक होता है, या फिर मुनाफकत का ताल्लुक होता है, किस किस्म का, वो हमने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म कहते हैं ऐसे ताल्लुक को जिसमें एक जानदार को फायदा नहीं होता बल्कि दोनों जानदारों को एक दूसरे से फायदा होता है। दोनों जानदारों को क्या होता है? एक दूसरे से फायदा होता है। तो म्यूचुअलिज्म इट इज द रिलेशनशिप in which both organism get benefit from each other. Both organism get benefit from each other, यानी कि एक दूसरे से फायदा लेंगे दोनों ही जानदार। यानी कि दो दोस्तों की आपस में ये एक रिलेशनशिप है, दोनों का आपस में बड़ा प्यार है, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। इसकी नॉर्मल जो टाइप्स हैं उसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। तो इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है, एक है लाइकन। लाइकन इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फंजाई एंड एल्गी, ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें फंजाई और एल्गी मिलके रहते हैं। ये मिलके क्यों रहते हैं ये अभी देखते हैं। इससे पहले हम दूसरी एसोसिएशन देख लेते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल एसोसिएशन। और थर्ड है रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स, ये तीन तरह की जो रिलेशनशिप्स हैं कम्युनिटी के अंदर, इसको हम देखते हैं। लाइकन एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें हम कहते हैं फंजाई और एल्गी मिलकर रहते हैं। क्यों मिलकर रहते हैं? क्योंकि ख़ास कुछ ऐसी मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होती हैं जिसमें अकेला फंजाई सर्वाइव नहीं कर सकता और अकेला एल्गी भी रहे तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता। हार्श इन्वायरमेंट में जहाँ पर कोई भी इतना ज़्यादा वेट इन्वायरमेंट ना हो, न्यूट्रिएंट्स ना हो, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके फिर रहते हैं। एल्गी क्योंकि फोटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक नहीं है, अपनी खुराक जो है वो खुद बना सकता है, तो एल्गी वो खुराक बना के फंजाई को भी देता है। और फंजाई जो है वो डिकम्पोजर भी है, तो वो फंजाई जो है वो मतलब इसको पानी की कमी से भी बचाता है और एक दूसरे से ये फूड एंड शेल्टर जो है ये भी लेते हैं। तो दोनों मिलकर एक दूसरे से फ़ायदा ले रहे हैं और रह रहे हैं। इसी तरह से ये म्यूचुअलिज्म के अंदर एक और रिलेशन है जिसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन।
इसे क्या कहते हैं हम? माइकोराइजल एसोसिएशन। तो ये ऐसी एसोसिएशन है जिसमें पौधों की रूट्स, पौधों की जड़ें, रूट्स और फंजाई ये मिलकर रहते हैं। और रूट्स कौन सी? वेस्कुलर प्लांट्स की, वेस्कुलर प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जाइलम और फ्लोएम। एक नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं ट्रैक्योफाइट्स। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर मेजरली ये माइकोराइजल एसोसिएशन होती है, यानी कि उनकी जड़ों के साथ फंजाई मिल के रहते हैं। और फंजाई क्योंकि डीकम्पोजर है तो ये खुराक को जो मेजरली मतलब डीकम्पोज करते हैं, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डीकम्पोज कर करके किसे देते हैं? जड़ों को, कि लो भाई खाओ। तो वो जड़ें जो हैं उस खुराक को खुद भी खाती हैं और फंजाई को भी मतलब कुछ और न्यूट्रिएंट्स देती हैं जो ये खुद डिकम्पोज नहीं कर सकता। तो माइकोराइजल एसोसिएशन इज अ बिटवीन रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एंड फंजाई। इसके बाद अगर हम देखें जितने भी आपको प्लांट्स नजर आते हैं ना, उसमें 90% जो ये एसोसिएशन होती है। तो माइकोराइजल एसोसिएशन वाले जानदार ज़्यादा ग्रो करते हैं, यानी कि वो प्लांट्स जिनकी जड़ों में फंजाई रह रहे हैं उनकी ग्रोथ एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स बहुत ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है। और इसी तरह से अगर हम देखें रूट नड्यूल्स, रूट नड्यूल्स, रूट नड्यूल इज एसोसिएशन बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ये है रूट्स ऑफ लिग्यूम्स। लिग्यूम्स फलीदार पौधे, लिग्यूमिनस प्लांट्स या फिर फलीदार पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों के साथ मिलके कुछ रह रहे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, कौन सी नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया? ऐसी नाइट्रोजन जो कि हवा में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ गैस, उसको नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज करना है। किसने? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने। फिर वो नाइट्रेट्स जो है वो कौन लेता है? वो ये लेग्यूम्स जो हैं इसकी रूट्स, और रूट्स फिर इन रिटर्न नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को शेल्टर देती हैं, उसे रहने के लिए जगह देती हैं। तो दोनों एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं। तो यही ताल्लुक कहलाता है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म दो जानदारों का आपस में ताल्लुक जिसमें दोनों जानदारों को फायदा हो। इसके बाद जो है नेक्स्ट कुछ और भी ताल्लुक हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। म्यूचुअलिज्म के बाद आ जाता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म आप कह रहे सिंपली ये एक मतलबी सा रिश्ता है कि दो दोस्त आपस में बने हुए हैं। एक दोस्त जो है दूसरे से फ़ायदा लेता है, लेकिन दूसरे दोस्त को उससे ना तो फ़ायदा है लेकिन नुकसान भी नहीं है। मतलब कोई उसका दुश्मन नहीं है तो दोस्त ही, लेकिन उससे फ़ायदा भी नहीं देता। ठीक है, तो कमेंसलिज्म में क्या होता है? वन गेट बेनिफिट, वन गेट बेनिफिट without giving benefit, without giving benefit or harm to other, यानी कि दूसरे को ना तो नुकसान पहुंचाना है ना ही नफा पहुंचाना है। तो इसकी सिंपल एग्जांपल में शार्क फिशेस जो है उसके साथ कुछ सक्कर फिशेस छोटी मछलियां होती हैं। तो जब शार्क फिश जो है वो अपना शिकार करती है, खाना खाती है, तो उसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं इसके साथ जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनको मिल जाते हैं, वो खा लेती हैं। लेकिन उन छोटी छोटी मछलियों का शार्क फिश को कोई इतना नुकसान नहीं होता, ना ही कोई नफ़ा होता है। तो इस तरह के ताल्लुक को हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। क्या कहते हैं इसे? कमेंसलिज्म। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी तरह का एक और रिलेशनशिप होता है जो कि कम्युनिटी में डेवलप होता है, वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन, प्रीडेशन जो है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर। रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड
प्रीडेटर, इन दोनों के दरमियान होता है। प्रे जो है ये क्या है, शिकार, और प्रीडेटर क्या है, शिकारी। जो ऑर्गेनिज्म जो है वो खाया जाता है, मतलब शेर है और हिरन है, तो शेर ने हिरन को खाना, तो हिरन इसमें क्या है, प्रे है, और शेर क्या है, प्रीडेटर, जिसने इसको खाना है। यानी कि इसके अंदर एक जानदार दूसरे जानदार को मार के उसको शिकार करके खा लेता है एज अ फूड सोर्स। तो प्रीडेशन में एग्जाम्पल हमने अभी ली जो है वो है लाइन एंड डियर। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म ये किस किस्म का रिलेशन है, ये इस तरह का रिलेशन है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इसमें दो जानदार कौन से हैं, इसमें एक होस्ट है, मेजबान जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड करना है जानदार ने, और दूसरा पैरासाइट है। पैरासाइट ऐसे जानदार को कहते हैं जो कि डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे के ऊपर, होस्ट और पैरासाइट। तो जितने भी ये देखिए मॉस्कीटो है, मच्छर है, मॉस्कीटो ये खून चूसते हैं, तो जिसका खून चूसते हैं जिस भी जानदार का वो होस्ट है, और ये मॉस्कीटो पैरासाइट है। इसी तरह से लाइसिस हैं, जुएं हैं, लीच, जोंक जिसे कहते हैं वो खून चूसती है, शक्कर है एक तरह की। तो ये सारे के सारे जो हैं ये पैरासाइट हैं, और इस किस्म का रिलेशन जिसमें एक डिपेंड कर रहा है दूसरे के ऊपर, वो क्या कहलाता है, वो ताल्लुक कहलाता है पैरासाइटिज्म। अब इसी तरह से एक लास्ट में और रिलेशन है जो कि कम्युनिटी के अंदर डेवलप होता है, और उस रिलेशनशिप का नाम है कंपटीशन। उसका नाम क्या है जी, कंपटीशन। कंपटीशन ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार के साथ कंपीट करता है, ऐसा जो प्रोसेस जिसमें एक जानदार दूसरे के साथ कंपीट करता है फॉर फूड एंड शेल्टर। तो फूड एंड शेल्टर के लिए टाइगर आप देखें और लायन, ये दोनों के दोनों जानदार क्या हैं, ये दोनों जानदार शिकारी हैं, प्रीडेटर हैं। दोनों ने फॉर एग्जांपल हिरन का शिकार करना है, तो दोनों की आपस में क्या लगेगा, कंपटीशन लगेगा, और ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपटीटर्स हैं, और इनके दरमियान रिलेशन जो है वो कंपटीटर्स का है। फूड के लिए, शेल्टर के लिए इन्होंने आपस में compete करना है। जैसे कि आजकल हमारे इंसानों में भी ये जंग लगी हुई है, पैसे की जंग है, एक दूसरे के साथ लगी हुई है जंग रुतबे की, कि मैं उससे आगे पहुंच जाऊं, मैं उससे आगे पहुंच जाऊं। तो वो जो एक दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ में जो भी अव्वल आता है वो उस चीज़ को हासिल कर लेता है। तो इसी तरह का रिलेशन ये कम्युनिटी के अंदर देखने को हमें मिलता है। तो आज हमने लास्ट जो कम्युनिटी लेवल तक ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है कि जानदार किस तरह से बनता था। तो ज़रा रिवाइज करें पीछे से, हमने ये सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया था। सब एटॉमिक लेवल से हमने बनाया था एटम, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनता था। एटम्स जो फिर हमने कहा एक ख़ास किस्म का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए नेचर में मौजूद, और इस एलिमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये मिलकर डिफरेंट बॉन्ड्स बना के आयोनिक बॉन्ड या फिर दूसरे कोवलेंट बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी कि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा कि उनके अंदर जो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स क्या बनाते थे, ऑर्गेनेलिज, मॉलिक्यूल्स का मजमुआ, और ऑर्गेनेलिज जब एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाती थी तो वो सेल कहलाता था। सेल क्या था, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था किसी भी लाइफ को बनाने के लिए, और एक उसका ख़ास काम था। तो एक ही तरह के सेल्स जब मिलते थे तो फिर हमने कहा क्या बनता था, टिशू, और जब टिश्यूज जो हैं वो मिलते थे तो क्या बनता है, ऑर्गन, और एक ही तरह के ऑर्गन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो क्या बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म। और जब पूरा ऑर्गेनिज्म मिलता है, एक तरह के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर
एक से ज़्यादा हों तो वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। एक ही तरह के जब हों तो वो पॉपुलेशन, और एक ही जगह पर एक ख़ास टाइम में अगर एक से ज़्यादा किस्मों के जानदार हों तो वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। और कम्युनिटी के अंदर फिर जानदार फ्लक्चुएट करते हैं, कोई ख़ास करैक्टर रखने वाला जानदार ज़्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है। और कम्युनिटी जो है हमने कहा डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कुछ कम्युनिटीज़ सिंपल होती हैं, कुछ कम्युनिटीज़ कॉम्प्लेक्स होती हैं। सिंपल अलग ही होती हैं, उनका दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं होता है, जैसे पौंड तालाब में रहने वाले जानदार बाकियों से अलग हैं। और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट है, जंगल में रहने वाली इंटर रिलेटेड कम्युनिटी होती है। और जब कोई ख़ास जानदार, एक से ज़्यादा किस्मों के जानदार एक दूसरे से मिलकर रहते हैं तो उनमें कुछ ख़ास किस्म के रिलेशन पाए जाते हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म है, ये हमने पढ़ा, एक फ़ायदा होता है दोनों जानदारों को, उसकी टाइप्स पढ़ी, लाइकन, माइक्रोराइजल एसोसिएशन और रूट नड्यूल। फिर हमने पढ़ा कमेंसलिज्म, एक जानदार को फ़ायदा, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। प्रीडेशन, ये शिकार और शिकारी का ताल्लुक। और लास्ट में पढ़ा पैरासाइटिज्म, होस्ट और पैरासाइट का ताल्लुक। और कंपटीशन, कंपटीटर्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।